अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक अहम संग मील साबित हुआ है। गुज़श्ता शब कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी है, जिसकी बदौलत आइन में अहम तब्दीलियाँ लाई गई हैं। और इस तरमीम की खास बात यह है कि ये तरमीम दोनों ऐवानों यानी सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई है। जबकि आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। इस तरमीम की मंजूरी से मुल्क में आइनी और कानूनी ढांचे में अहम तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं और इस तरमीम का मकसद अदलिया और पार्लियामेंट के इख्तियारात में तवाज़ुन पैदा करना और सियासी निज़ाम में इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। यह तरमीम पाकिस्तान के आइन और सियासी निज़ाम के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब करेगी और इसकी मंजूरी एक तवील और पेचीदा बहस व मुबाहिसे के बाद ही मुमकिन हो सकी है। जिस तरह के हमने पिछले 1-2 महीने में देखा किस तरह से इस पर मुशावरत होती रही, किस तरह से हुकूमत को पहले नाकामी का सामना करना पड़ा, फिर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का एक तवील अरसा हुकूमत को लगा। मुख्तलिफ नुमाइंदे जाकर मौलाना से मिलते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जो जाकर मौलाना फजलुर रहमान से मिलते रहे कि वो उनकी हिमायत पर रहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इस तरमीम के जरिए अदालती इस्लाहात और आइनी मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है जो मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी समझी जा रही थी। इस तरमीम में हुकूमत की कामयाबी और अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे मुल्क की जमहूरी तारीख का अहम लम्हा करार दिया, जबकि अपोजिशन ने इसे अदलिया की आज़ादी पर हमला और जमहूरी रवायात के खिलाफ कदम कहा है। इस अहम आइनी तरमीम की खास बात यह है कि इसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों यानी कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली में इस बिल पर वोटिंग हुई और 225 अरकान ने इसके हक में वोट दिया, जबकि अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस अमल का बॉयकॉट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में कहा कि यह आइनी तरमीम जमहूरी इदारों की तक़वियत और कौमी यकजहती की अलामत है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया कि PTI ने इस मौके पर पार्लिमानी अमल से किनाराकशी इख्तियार की। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में माजी की सियासी तारीख का हवाला देते हुए कहा कि माजी में हुकूमतों और वज़राए आज़म को आइनी और कानूनी पेचीदगियों की वजह से बरतरफ किया गया, लेकिन अब यह सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मिसाक जमहूरियत का जिक्र किया और कहा कि यह तरमीम इस मिसाक का अधूरा ख्वाब पूरा करने की जानिब भी एक कदम है और इस तरमीम के जरिए जजेस की तकर्री के नए उसूल वज़ा किए गए हैं, जिनके मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की सिफारिशात के बजाय एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी होगी, जिसके तहत अब जजेस की तकर्री की जाएगी। और यह तब्दीली खासी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अब देखना यह है कि इससे अदलिया के इख्तियारात और उसकी खुद मुख्तारी के बारे में अब नए सवाल जन्म लेंगे। इसीलिए अपोजिशन की जानिब से इस तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत इस तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और ये अमल जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि असम्बली इस तरह की तरामीम मंजूर करने का मैंडेट नहीं रखती है, क्योंकि ये हुकूमत चोरीशुदा मैंडेट के साथ बैठी है। यह आइनी तरमीम न सिर्फ कानूनी और आइनी पहलुओं से अहम है, बल्कि इसके सियासी असरात भी वसी पैमाने पर मुरतब होंगे। अपोजिशन की मुखालफत, PTI की अदम शमूलियत और आज़ाद अरकान के वोट इस तरमीम के हक में जाने से सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो गया है। इस आइनी तरमीम के कानूनी और सियासी पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर माहिर कानून और सीनियर तज़कियाकार मौजूद होंगे, जो इस पर अपनी राय भी पेश करेंगे और इससे जुड़े अहम सवालात के हमें जवाब भी देंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर और जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे शुरुआत करूँगा, किस तरह से देख रहे हैं आप 26वीं आइनी तरमीम के कानूनी जो पहलू हैं, आपकी नज़र में वो कैसे हैं? क्या इस तरमीम के हम ये समझ सकते हैं कि अदलिया की जो आज़ादी है और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी है, वो जो एक बैलेंस कायम करने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से, उसमें कितना कामयाब हो पाएगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है या पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है, इसमें बहुत सी बेहतरी की गुंजाइश है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का आम शहरी जो है, वो ये समझता भी है, चाहता भी है कि इस मुल्क के निज़ाम को बदला जाए। जो आउटडेटेड एक सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर ना इंसाफ मिलता है और ना ही इंसाफ देने वाले जो हैं उनके ऊपर एक ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी का या पाकिस्तान के जस्टिस सेक्टर का उस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं है। और उसी की वजह ये है कि इस बैकलॉग की वजह से, इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस की वजह से, इस आउटडेटेड लेजिस्लेशन की वजह से, इस डिसफंक्शनल निज़ाम की वजह से और इस तरह के बार बार पाकिस्तान
की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहने चाहिए बल्कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद रियासत का इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वेस्ट न करना, जजेस की तादाद को न बढ़ाना, उसके बाद ये है कि एफिशिएंसी को न बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी जो है उसके ऊपर जो है वो वीक लेजिस्लेशन का होना, ये सारे वो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसके अंदर जाके पाकिस्तान की अदालत जो है या पाकिस्तान का ये जो अदालती निज़ाम है ये दुनिया में 140 नंबर पे है और साउथ एशिया के अंदर ये लोएस्ट है। हमसे बांग्लादेश, इंडिया, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब हमसे आगे हैं और ये सबसे लोएस्ट है। अब इसको एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर सब जमातों का कॉन्सेंस है कि होना चाहिए। हम आदमी का है, हम जस्टिस सेक्टर से है। अब उसको बेहतरी का तरीका क्या है? अब बेहतरी का तरीका ये है कि आप इन सारे एरियाज़ के ऊपर काम करें, अपॉइंटमेंट्स पे भी काम करें, लेजिस्लेशन पे भी काम करें, उसके बाद ये है कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी काम करें और रियासत जो है इन सारे मामलात के अंदर इन्वेस्ट करे। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये जो अब अटेम्प्ट की गई है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री थी, हैं और रहेंगी, और सबका एक बुनियादी इनिशिएटिव था इस 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले कि इस मुल्क के अंदर आईनी अदालत जो है वो बननी चाहिए। अब उस आईनी अदालत की जब बात आई, चूंकि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का निगोशिएशंस होने का ना एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, तो उस वजह से गवर्नमेंट जो है वो उस प्रोसेस से पीछे हटी और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑपोजिशन की मान ली गई इस चीज़ के अंदर कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए, जो मैं समझता हूँ कि एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर आपने जुडिशियल बैकलॉग को एड्रेस करना है तो आपने डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है उसको लेके आना। और इसमें एहसान साहब हमने ये भी देखा कि जब हम मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार था वो बहुत ज्यादा अहम इसमें रहा है, जिसकी वजूहत हम देख रहे हैं कि हुकूमत को बहुत सारी अमेंडमेंट भी करनी पड़ी है। मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा, जहांगीर जदून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जहांगीर साहब आप मैं एक सेकंड कर लूं फिर आप चले जाइएगा, एक सेकंड कर लूं। जी। अच्छा, उसमें यह है कि ना ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ना सेपरेशन ऑफ पावर है, और ना इसके अंदर जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो इससे इफेक्ट हुई है। ये एक जो इम्बैलेंस था उस बैलेंस को क्रिएट करने की एक कोशिश की गई है। दूसरा ये है कि इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका उसके अंदर क्रेडिट है कि उन्होंने एक कंसेंसस के ऊपर आए, और गवर्नमेंट को भी इसका देना चाहिए कि जिनका इनिशिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था बट कंसेंसस के लिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। अदरवाइज अगर पीटीआई गवर्नमेंट में होती तो उन्होंने भी यही अमेंडमेंट्स लेके आनी थी। अब ये है कि ऑपोजिशन के अंदर है, और मैं समझता हूं कि अगर ये फौड काम कर जाता है या एक अच्छी शुरुआत कर ली जाती है तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर एक अच्छी बेहतरी का आगाज हो सकता है। ठीक है, एहसान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जहांगीर साहब, आप किस तरह से समझते हैं इनमें जजेस की तकर्री का ये जो नया तरीक़ाकार है, क्या इसकी मजीद डिटेल्स हैं? आपको क्या लगता है कि जो तब्दीली है ये अदलिया की खुद मुख्तारी पर कोई असर डालेगी? बहुत शुक्रिया। देखें, अब तो ये निज़ाम जब ऑपरेशनल होगा तो पता चलेगा कि अदलिया की आज़ादी और मुख्तारी पे कितना असर डालेगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा जो है मेरिट पे और क्रॉस द बोर्ड जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर काम नहीं कर रहा। अब देख रहे हैं, आप किसी भी कोर्ट को देख लें, हाई कोर्ट के जजेस की बेशुमार असामियाँ खाली हैं, और जो बैकलॉग है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। अब किसी चीफ जस्टिस को, इन जजेस को किसी ने नहीं रोका कि आप बैकलॉग खत्म करें, लेकिन आपने जो भी तरमीम लानी है उसके पीछे आपकी इंटेंशन ठीक हो। हमारे यहाँ देखें ना, आप हर अदारे की रिफॉर्म चाहिए। सबसे पहले आप पार्लियामेंट को रिफॉर्म करेंगे, पार्लियामेंट की आज़ाद पार्लियामेंट है हमारे मुल्क के अंदर। हम मिसालें देने अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, लेकिन आपने जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो किस तरह इलेक्ट होकर आते हैं। यहाँ तो इलेक्शन का प्रोसेस ही बड़ा जो है वो बिगस है और उसके अंदर इतनी डाइल्यूटेड है कि आपकी जब से कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिलिमिटेशन होती है उसके वक्त ही जो है इतनी इंटरफेरेंस होती है कि एक मतलब गवर्नमेंट का एक अदारा जो अपनी मर्जी से डिलिमिटेशन कराता है, अपनी मर्जी से वो गवर्नमेंट बनाता है। ये पहली चीजें तय होती है, गवर्नमेंट ने, लोगों के पास कोई राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की वर्स्ट किस्म की वायलेशन हो रही है। हम तो कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर लोगों के चूजन रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन ट्रू सेंस में पार्लियामेंट जो है लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रही, और ना ही इस मुल्क के अंदर आज दिन तक हुई है। ये पहले तय हो जाता है कि अगली 5 साल में किसकी हुकूमत होगी, उसके लिए रिफॉर्म्स और प्लानिंग एक अदारा गवर्नमेंट का करना शुरू हो जाता है जिसका कोई काम नहीं है काम करना। उसका काम सिर्फ पाकिस्तान का दिफा करना है। जब तक उसकी इंटरफेरेंस अदारों से खत्म नहीं होगी, मुल्क का निजाम नहीं ठीक होगा। और अब भी ये भी जो अमेंडमेंट लाई गई है, ये उस अदारे की इमाम पे लाई गई है, वो मुझे नहीं लगता ये कोई रिफॉर्म इसमें जुडिशरी में ला सके। और इदारों के दरमियान जो टकराव की सूरत हाल है वो भी खत्म होनी चाहिए। एहसान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे जहांगीर साहब ने भी, देखें, जी
मेरी एक मिनट देखें, यही सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर कोई अमल नहीं कर रहा, अदालतें भी नहीं अमल कर रही। मैं नहीं कहता कि अदालती निजाम बड़ा ठीक जा रहा है, अदालत के अंदर भी बहुत खामी है, पार्लियामेंट के अंदर खामी है, लेकिन क्रॉस द बोर्ड जब आपकी इंटेंशन ठीक नहीं होगी इन चीजों को ठीक करने की, कभी ठीक नहीं हो सकती। आप देखें ना, हर काम एक मसलत के तहत, एक एक्सपीरियंसी के तहत कर रहे हैं कि ये मेरा जज आ जाए तो यही हो जाएगा, उसका जज आएगा तो ये हो जाएगा। अब जितने चीफ जस्टिस आते हैं, जो आर्मी चीफ आते हैं, हर पार्टी कहती है जहांगीर साहब, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, ऑपोजिशन के लिए नहीं, बल्कि अदलिया को अपनी साख अगर बरकरार रखनी है, उन्हें भी चाहिए कि वो जो ग्रुपिज्म, अब एक हमने देखा कि हर किसी को फिर अंदाजा हो जाता था कि जिस बेंच में केस लगेगा उसका क्या फैसला आएगा, ये भी बहुत गलत था। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। देखे ना, बेंच में केस लगने से पहले अब काजी फैसल साहब आए तो उन्होंने शुरू में बड़ा ठीक काम किया और लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो है उन्होंने अपनी पावर भी डाइल्यूट कर दी, लेकिन अचानक जब उनको पता चला कि मेरे हाथ से चीज से निकल जाएगी, दूसरी तरफ कोई बैलेंस जो है वो झुक रहा है, टिल्ट हो रहा है, उन्होंने फौरन सारी पावर दोबारा जो है एक प्लानिंग तय अपने हाथ में ले ली, ऑर्डिनेंस लेके आए। अब खुद उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट को ताला लगा दें, ऑर्डिनेंस क्यों लाते हैं, और उसी ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने अपनी कमेटी चार्ज की बनाई, फिर अपनी चार्ज बेंच बनाए, फिर चार्ज के फैसले। ठीक है एहसान साहब, आप ठीक है, मैं जहांगीर साहब आपकी तरफ भी वापस आता हूं। एहसान साहब, आप किस तरह से समझते हैं, माजी में भी हमने देखा बहुत सी आईनी तरमीम हुई, उनके असरात का अगर आप मवाजना करते हैं, वो आप समझते हैं कि ये तरमीम जो है ये सियासी हालात के तनाजुर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखती है? देखिए, जितनी भी पहले 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी, उसके अंदर इतना सेंट्रिक जुडिशरी आपकी नहीं थी जितनी सेंट्रिक जो है इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर है। और इसके अंदर मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो की गई हैं, चाहे उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस का मामला है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई अपॉइंटमेंट्स हैं, या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का एक मामला है, या उसके बाद ये है कि मैं एक और जिस एंगल से अगर आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म था वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो भी आया, और अगर पिछले 2006 से लेकर जस्टिस सखावत चौधरी साहब से लेके आज तक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तक, तो हमने हर आने वाले के मुताल्लिक ये कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का चैंपियन होगा, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेगा। लेकिन जब वो जाने लगता है तो आज तक हमने इन 10-12 जो चीफ जस्टिस आए हैं, किसी को ना अच्छे लफ्ज में याद करते हैं, ना सेंड ऑफ करते हैं। चूंकि बुनियादी वजह यह है कि जब ये अफराद आके ऑफिस के अंदर बैठते हैं तो उस ऑफिस के अंदर जो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन आनी चाहिए, उससे ये बाहर जब निकलना शुरू करते हैं तो एक क्रिटिसिज्म आता है, और वो आता है 3 चीजों के अंदर। एक ये आता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच के ऊपर, दूसरा उसके अंदर आता ये है कि कौन सा केस पहले लगाया जाए, कौन सा बाद के अंदर लगाया जाए, और तीसरा ये है कि एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10-12 साल से है कि जिसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को भी अंडरमाइन किया है, जिसने पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के अंदर ऐसी जजमेंट दी हैं जो उनको आर्टिकल 175(2) के नीचे रह के देनी चाहिए थी, उन्होंने उन जजमेंट्स को आर्टिकल 199 या 184(3) की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 187 के अंदर निकल गए हैं कि ना आपके पास प्रेयर होती है, ना आपके पास वो मामला होता है, ना वो बंदा आपके सामने चैलेंज करता है, लेकिन आप एक एज ए सुपीरियर कोर्ट जब आप फैसला करते हैं, और फिर यही अपनी जो कॉन्ट्राडिक्शंस भी आती है, और वो आपके सामने 63A भी आया, यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला भी आया, मियां नवाज शरीफ वाला भी आया, नैब की अमेंडमेंट्स भी उसके अंदर आ गई, 62(1)F भी उसके अंदर आ गया, और अभी आपके सामने जो है ये आया है जो आपकी रिजर्व सीट्स का मामला है। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो अगर ये अपॉइंटमेंट जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच जो है वो एक कमेटी करेगी जिसके अंदर सारे ये लोग मौजूद होंगे, तो नंबर 1 इसके अंदर ये है कि चीफ जस्टिस के ऊपर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म जो है वो कम हो जाएगा, जो उसको प्रेशराइज किया जाता था या अपनी डिस्क्रिप्शन जो इस्तेमाल करता था उस बेंच के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता था। दूसरा ये है कि उस बेंच के अंदर क्रिटिसिज्म कम होना शुरू हो जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं जी अब इसको 3 से 5 करें, 5 को 7 से करें, 7 से 9 करें, तो वो एक उस मामला जो आया। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि उस चीज के अंदर ये है कि हमारे जो जजेस हैं इनको भी स्टेटस को से बाहर निकलना चाहिए, इनको अपने जो इस सारे प्रोसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिशंस हैं या पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उनसे भी निकल आना चाहिए, इनको भी अपनी डिवीजन खत्म कर देनी चाहिए। एहसान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जहांगीर साहब, आपसे मैं कमेंट चाहूंगा, आप किस तरह से देख रहे हैं जजेस की तकर्री के लिए जो पार्लिमानी कमेटी को शामिल करने का नया तरीकाकार है, या अदलिया की खुद मुख्तारी को कितना मुतासर कर सकता है? और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के जजेस को भी इवैल्यूएट किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करेगी ये कमेटी।
ये देखें, अब सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो कमेटी आजादाना काम कर सकती है मेरिट पे, सबसे बड़ी बात ये ओवरसाइट जो है पूरी दुनिया में होती है कमेटी, लेकिन आप एक अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन को पाकिस्तान के साथ किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? फिर वही बात, आपकी ये कमेटी किस तरह, कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगी? अब कमेटी अभी लोगों को पता होगा कौन से मेंबर डालने, उन्होंने पहले ये डिसाइड कर चुके होंगे कि जी कमेटी में ये मेंबर होंगे, इसका जो बैलेंस है वो इस तरह क्रिएट करना है, इस जज को आगे आने देना है। ये देखें ना, 18वीं तरमीम के बाद भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पावर थी, ये उस वक्त मसला खड़ा हुआ कि जब शौकत सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी एक बंदे के खिलाफ जजमेंट दी तो असद जरदारी ने उसके अपॉइंटमेंट को रोक दिया। देखने जब पर्सनल लाइक डिसलाइक आप करते हैं तो फिर इफ्तिखार चौधरी ने जजमेंट दी कि उसके पार्लियामेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो जो आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, मसाइल पैदा होंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब उसके अगेंस्ट डिसीजन आता है वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जी ये हमारा जज ही नहीं रहा है। अब इसी देखे ना, मतलब एक कोर्ट को जब एक पार्टी की फेवर में डिसीजन आता है तो एक तो वो कहते हैं बड़े अच्छे जज हैं, जब दूसरी दफा वो दूसरे तरफ डिसीजन जाता है वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ हो गया है जज। तो इस तरह की चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी उस वक्त तक सिस्टम ना ही रिफॉर्म्स हो सकता है। मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय है कि जो जिस तरह एक पाकिस्तान का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे नीचे से जज जो ऊपर आते हैं वो हाई कोर्ट में जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, एक मतलब है सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक एक चैनल हो जो प्रमोशन का, उसमें आप एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, उसकी प्रमोशन भी अगर इस तरह हो तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दें, 10 कमेटियां बिठा दें, जब तक कमेटी मेरिट पे फैसला ही नहीं करेगी। आपको पता है आपने उसकी कंपोजिशन ऐसी बनानी है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट किसकी भी हो, किसी पार्टी की भी हो, वो सारा जो मामला है उसके हाथ में होगा। तो ये कभी जो है अदलिया इस तरह आजाद नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। ठीक है, जहांगीर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे सवाल से मजीद बात करेंगे। मती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी है वो सियासी तौर पर हुकूमत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? इससे हुकूमती इस्तेहकाम में कोई बेहतरी आएगी या आपको लगता है कि अपोजिशन मजीद मजबूत होगी? जो कहा जाता है कि एहतजाज अब शुरू हो जाएंगे, बहुत से लोगों ने इस तरफ इशारा भी किया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर अमल का बॉयकॉट किया, पूरी कोशिश की कि ये ना हो सके, लेकिन आपको लग रहा है हुकूमत की कामयाबी है? बिलावल बड़े एक्टिव नजर आए मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया। देखें जी, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी कामयाबी तो हाफिज एहसान साहब की है। अगर हाफिज साहब ना होते तो ये बंदे अगवा ना होते और पीटीआई के बंदे ना टूटते। अगर हाफिज साहब ना होते तो ना ये सेनेट से तरमीम पास हो सकती थी, ना ये कौमी असम्बली से तरमीम पास हो सकती थी। तो मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट हाफिज साहब को जाता है। हाफिज साहब बुरा न मनाइएगा, मैं आपका ही जिक्र कर रहा हूँ। और हाफिज साहब ने जो तज्जिए किए थे और जो हाफिज साहब की जितनी सूझबूझ है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये 26वीं तरमीम बिल्कुल हाफिज साहब के अक्ल और शऊर के सतह की है। तो हाफिज साहब को सारा क्रेडिट जाता है, इसमें शहबाज शरीफ का क्या क्रेडिट है? और दूसरी बात ये 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके रख दिया है और अब 2 सुप्रीम कोर्ट हो गई हैं। एक तरफ तो आईनी बेंच बन गया, नाम बेंच का दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये बिल्कुल आईनी अदालत है। उसका अलग से एक प्रिजाइडिंग जज बना दिया गया है और फिर दूसरी तरफ मामूल के मुकदमात सुनने वाली, अपीलें सुनने वाली सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गए। बाकी तो सारा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों और सरकारी वुज़रा और बाबुओं ने संभाल लिया है, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन है जिसने ये आईनी बेंच बनाने हैं उसमें अब 4 सियासतदान हो गए, 2 हुकूमती होंगे और एक ऐसी खातून या अक़लियती रुकन होगा जो मुंतखब भी नहीं होगा और जो सेनेट का और कौमी असम्बली का हिस्सा भी नहीं होगा। और फिर उसके अलावा लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और बार कौंसिल के नुमाइंदे का क्या कहना, वो तो पहले ही आपको पता है बार कौंसिल कहाँ खड़ी थी इस आईनी तरमीम के हवाले से, जिसकी सरबराही जो है इस वक्त वो जियाले साबिक वज़ीर कानून कर रहे हैं, जो आसिफ जरदारी के सारी उम्र दाएं बाएं बैठते रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस 26वीं आईनी तरमीम में ये हुकूमत की कामयाबी है। अगर आप इसे हुकूमत की कामयाबी कहते हैं तो मैं नहीं समझता, मैं फिर कहूँगा ये हाफिज साहब की कामयाबी है और ये नाकामी है 25 करोड़ अवाम की। मैं मती साहब आपको पहले भी इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, आप ये कह रहे हैं कि हाफिज एहसान साहब की एक कामयाबी है, आप क्रेडिट उन्हें दे रहे हैं, लेकिन फैसल वावडा क्रेडिट हमें किसी और को देते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सब बाप के बाप ने किया है। उनसे जब ये कहा भी गया क्या इसका मतलब स्टैब्लिशमेंट लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा मतलब आप जो भी समझें, लेकिन ये किया बाप के बाप नहीं है। देखिए, फैसल वाडा जैसे सियासतदान जो हैं जब ये बाप का नाम लेते हैं तो फिर नाम भी नहीं बताते, तो इसलिए हम तो हमेशा डाउटफुल ही रहते हैं कि ये किस बाप का जिक्र कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इन सियासतदानों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मगर ये हकीकत है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का माई बाप है और जो इस वक्त हमारे इदारे हैं
वो इस तमाम सियासी और जमहूरी अमल में आईनी तौर पे फरीक नहीं है। और ये ऐसा एक अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि जो सियासी जमात जिसका झंडा नहीं है, जिसका डंडा है, वो फरीक ना होते हुए भी आईनी तौर पे वो सारे फायदे उठाती है और वो सारी रिलीफ जबरदस्ती खुद लेके चली जाती है। और जब कोई सियासी जमात किसी अदालत में फरीक ना हो तो कहा जाता है आइन में ये है, कानून में ये है। ये आइन और कानून का लेक्चर देने वाले जो हैं ये खुद क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट के साथ। ये जो कुछ पार्लियामेंट के साथ कल 26वीं आर्मी तरमीम मंजूर कराने के लिए किया गया है, इसके बाद जो 8 या 12 जो अरकान असम्बली की या पार्लियामेंट की जो कमेटी बनेगी चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए, वो कितना मुश्किल होगा उन 12 अरकान कौमी असम्बली को अगवा करके 2-4 लितर मार के अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं बनवा लेंगे। क्या गारंटी है इसकी? जहाँ पे पूरी पार्लियामेंट के साथ ये जगमाल बना के आईनी तरमीम कराई जा सकती है, तो ये चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 अरकान असम्बली ये कहां पे जाके छुपे? तो मती साहब, आपके मुताबिक तो फिर हम ये देख रहे हैं कि जो इस तरमीम से आईनी इदारे के दरमियान, पार्लियामेंट के दरमियान एक तनाज़े की सूरत हाल जो है वो तो कहीं ना कहीं बरकरार ही रहेगी। एहसान साहब, आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। मतीउल्लाह जान साहब ने जो सारा क्रेडिट आपको दे दिया है कि ये सब कुछ तो आपकी वजह से ही हुआ है, जैसे आपने सोचा, जैसे आपने कहा, वैसे ही सारी इंप्लीमेंटेशन हुई है। कोर्ट के अंदर मिलते हैं, अगर आप इनको देखें पिछले 12-14 साल से जो है, तो पहले खुद ही किसी शख्स को उठाते हैं, फिर उस शख्स के पीछे जो है वो क्रिटिसिज्म भी उस लेवल का चले जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी से लेके फ़ाइज़ ईसा साहब के अंदर जो आए हैं, इसी तरह पार्लियामेंट के मुतल्लिक कभी खुद ही उसको उठाते हैं, कभी खुद ही उसको बिठा देते हैं, कभी उसके बाद जजेस के कॉन्डक्ट के ऊपर खुद ही उस लेवल की बात करते हैं। और फिर लेकिन मती साहब, तो हमने हमेशा देखा है कि वो सिचुएशन बेस्ड क्रिटिसिज्म ही करते हैं, वो किसी को फेवर नहीं कर रहे होते, वो किसी के जानबूझ के नहीं किसी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन सिचुएशन देखे ना, लेकिन नहीं अनवार, एक सेकंड सुन लेना अनवार, सिचुएशन बेस्ड तब हो ना कि जब वो उसके अंदर कंसिस्टेंसी भी आए। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है उस चीज़ के अंदर, अगर यही पार्लियामेंट का इशू है या यही सुप्रीम कोर्ट है, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो किया जा रहा है वो ज़ेब देता है हमें सबको। क्या काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं है? क्या पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो है, अगर ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये उस प्रोसेस के अंदर हैं, या ये जो कल अमेंडमेंट्स आई हैं, किसी एक पीटीआई के शख्स ने कहा है कि ये अमेंडमेंट्स जो है इसके अंदर हम इनके जो नुकात हैं हम उनसे एग्री नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने कंक्लूडिंग स्पीच सुनी है? उन्होंने कहा जितना ड्राफ्ट भी था उसके अंदर इनकी कॉन्करेंस थी, इनकी मर्जी उसके अंदर शामिल थी। तो क्या हम सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के या हम सिर्फ एनालिसिस करके इस तरह की तो ब्लेम गेम्स के अंदर ना पड़े ना, कि जो हम चाहें वो, कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट बदनीयत है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जिसका जिक्र कर रहे हैं, नाम तो ये भी नहीं ना ले रहे वाडा की तरह, नाम ले ना, उसका नाम तो मेरे पे ये आ रहे हैं। अगर उसके अंदर है तो ये बताएं ना कि इस पूरी अमेंडमेंट के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की कोई अमेंडमेंट मौजूद है? इस पूरी अमेंडमेंट्स के अंदर आपने किसी जगह ऐसा देखा है कि जिसके अंदर यह है कि कोई अननेसेसरीली या चीज़ों को ड्रैग करने की कोशिश की गई है? क्या पाकिस्तान का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो जेन्युइन है, ठीक है, जो आज तक 76 साल के अंदर आया? लेकिन एहसान साहब, फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यही समझते हैं ना कि आइन में तरमीम करने का ये जो अमल है, इसको ताकतवर जो हल्के हैं उनकी तबकात की तरजीहात के मुताबिक तब्दील करने की कोशिश भी तो की गई है ना? नहीं, मुझे ये बताएं ना कि गवर्नमेंट अगर चाहती है, प्राइम मिनिस्टर अगर चाहता है कि एक काम करना चाहिए, आपके सामने नहीं आई सारे मामले जो हैं वो आपके हैं। क्या मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है अनब्रिडल्ड है? अगर अनब्रिडल्ड है तो फिर मान लें जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं, फिर क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं? फिर क्यों जस्टिस बंदयाल के पीछे पड़े रहते हैं? फिर क्यों हम बेंचेस के पीछे पड़े रहते हैं? अगर सिस्टम के अंदर बेहतरी है वो आनी चाहिए। एक तरफ हम क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरी तरफ हम डिस्क्रेडिट करते हैं और तीसरी तरफ हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चले जाते हैं। चूंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो ऑडियंस है वो आम आदमी नहीं है, हमारा ऑडियंस है सोशल मीडिया वाला, और सोशल मीडिया के अंदर जितनी हम चीज़ों को एग्जैजरेट करेंगे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलेंगे, उसके मुतालिक हमें यह समझा जाएगा कि जी हम बड़े सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ के अंदर है। नहीं एहसान साहब, बिल्कुल किसी सूरत भी इदारों के खिलाफ तो बात नहीं करनी चाहिए। हमें ही अपने इदारों को मजबूत करने की भी जरूरत है। इदारों के दरमियान टकराव भी नहीं होना चाहिए। इस टकराव की सियासत को खत्म करने की बात होनी चाहिए। अपने जो मफादात तमाम इदारों के इस वक्त बन चुके हैं, इसलिए यहां पर आज ये बहस हो रही है, या कल जिस तरह से हमने देखा कि आईनी तरमीम भी की गई है। मकसद तो यही है। लेकिन ऐसा
एहसान साहब, मकसद पूरा होना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसी आईनी तरमीम करके मकसद पूरा हो जाएगा? जहांगीर साहब, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, आप समझते हैं कि जजेस की तकरीर के लिए जो पार्लिमानी कमेटी को शामिल करने का नया तरीकाकार है, अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासिर करेगा, मजबूत करेगा, कमजोर करेगा, होगा क्या? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, देखें अदारे जो है आज़ाद नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। मुझे एक अदारा बता देना, हम नहीं कहते कि एक अदारा बड़ा परफेक्ट है, इस पे आप एतमाद करें, लेकिन आप देखें ना, अगर आप कभी पाकिस्तान के जो आम आदमी का मसाइल है उस पर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट बैठ सकती है सुबह के 5 बजे तक? मुझे तारीख बता दें कोई, कि ये तो आते ही नहीं, कोरम ही नहीं पूरा होता। इंटरेस्टेड नहीं है, पूछे किसी एमएनए को उठा के लेजिस्लेशन दे, उसका तर्जुमा करके मुझे बता दे, वो नहीं बता सकता। ये देखें, सब जिस तरह उनको पीछे एक लाठी से आंका जाता है, चाहे वो आपका पार्लियामेंट्री पार्टी हेड है, वो किसी कहने पे चल रहा है। देखिए ना, सीओडी आज साइन हुए है, सीओडी की सबसे पहले खिलाफ वर्जी इन दोनों पार्टियों ने खुद की है, जिन्होंने साइन किए हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने सीओडी के अंदर के ये क्लास 22 आप पढ़ के सुना है ना नाज़रीन को, उस पर आज दिन तक अमल हुआ है या इनका इरादा है उस पर अमल करने का, या उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का? भाई, ये इस तरह नहीं निज़ाम चल सकता। आप निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक ना चलाएं। आप निज़ाम अगर चलाना चाहते हैं, अदालत के अंदर बिल्कुल रिफॉर्म की जरूरत है, हर महकमे के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। अब एक ऑर्डिनरी सिटीजन को आप 25 करोड़ अवाम का देखें ना उसमें, या वहां पे अवाम का कोई नहीं सोचता है। यहाँ पे ये सोचते हैं कि 5 साल की कुर्सी मिली है तो 5 साल तो पक्के, आगे 6वां और 7वां साल किस तरह करें? वो खुदा को कुछ और मंजूर होता है, वो काम मुकम्मल नहीं। ठीक है, लास्ट कमेंट मतीउल्लाह जान साहब से मैं चाहूंगा। मती साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस तरमीम के मंजूर होने के बाद? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर इसका बॉयकॉट किया, बहुत से हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से कहा है एहतजाज तो किया जाएगा। आप समझते हैं सियासी तौर पर हुकूमत के लिए अगले चंद माह बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकआउट करने की बजाय भरपूर अंदाज से इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी। ये जो बाइकआउट करने का मामला है ना, इससे फिर आप बाद में अदालतों में रोते हैं पीटते हैं कि जनाब हमने तो बाइकआउट किया था। तो पहला सवाल जो जजेस करते हैं वो ये करते हैं कि भाई आपने मुखालफत क्यों नहीं की थी? आपने तो बाइकआउट करके आईनी तरमीम को बाकायदा मंजूर करवाने के लिए रास्ता फराहम किया। तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई की एक गलत स्ट्रैटेजी थी, और ये गलत स्ट्रैटेजी मैं फिर कहूँगा ये हाफिज साहब की वजह से थी। हाफिज एहसान साहब, आप नाराज ना होइएगा, लेकिन ये हकीकत है कि जो जिस तरह के तज्जिए हमारे टेलीविजन चैनलों पे बैठ के होते रहे हैं, उन्होंने ये राह हमवार की है एक ऐसी तरमीम की कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 लाख तो के रहे। हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन रोल नहीं है, लेकिन आपकी मेहरबानी है कि आप अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। नहीं, आपका बिल्कुल आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है। मैं भी जिन साहब की बात कर रहा हूँ, हाफिज साहब जो है ना, उनका कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं रहा, और आपका होना भी नहीं चाहिए असूली तौर पे। एहसान साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल कोई भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो कुछ कर रहे हैं ना वो सब देख रहे हैं। और आप जो चाहे टीवी पे बैठे हों, खुद बैठे हों या किसी और के जरिए बैठे हों, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तारीख का एक हिस्सा बन रहा है। और यही तो बदकिस्मती है कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है वो हाफिज एहसान साहब जो है वो हर वो काम करते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोकर, जहांगीर जदून और सीनियर तज़कियाकार मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। नाज़रीन, इस गुफ्तगू का जो सिलसिला है ये हम आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। बात कर रहे थे हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। सियासी तज़कियाकार, सीनियर तज़कियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके ख्याल में आप किस तरह से देख रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम की जो मंजूरी है, ये सियासी तौर पर हुकूमत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं? और आप ये देख रहे हैं कि इससे हुकूमती इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी, या जो अदालती मामलात हैं वो एक बार फिर से मुतनाज़ा हो जाएंगे? अपोजिशन की अगर हम बात करें, अपोजिशन इससे मजबूत हो जाएगी? देखिए, इससे अपोजिशन जो है हुकूमत से हट के पार्लियामान मजबूत हो, क्योंकि पार्लियामान को ये अख्तियार वापस मिला है। ये हो नहीं सकता कि जजेस खुद से अपनी तैनातियां भी करें, अपने आप को प्रमोशन भी दें, अपनी तनख्वाहें भी फिक्स करें, अपनी पक्स भी फिक्स करें, और जब चाहे मुंतखब हुकूमतों को, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दें। ये को आज की बात नहीं कर रहा, ये 1954 से जस्टिस मुनीर के फैसले से लॉ ऑफ नेसेसिटी का एक ऐसा इन्वेंशन की गई पाकिस्तान के तनाजुर में कि आज तक उसको भुगता रहा। अब हुआ क्या? मसलन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट जज बनेंगे, ये किसने फैसला किया था? ये पार्लियामान का फैसला था या जजेस का अपना फैसला?
1973 के ओरिजिनल आइन में ये तरीक़ाकार नहीं था चीफ जस्टिस का। ये 23 मार्च 1996 को जस्टिस वहाबुल खैरी अलजिहाद ट्रस्ट वाले थे, उनके केस में सजाद अली शाह ने ये फैसला दिया कि सीनियर मोस्ट जज विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें जो एक अवामी नुमाइंदगी है या अवाम को अख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अपना अख्तियार इस्तेमाल करने का हक हासिल है, वो कहाँ से आ गया या कहाँ चला गया। फिर जब चाह जिस वजीर आजम को निकाल दिया, जिस पार्लियामान को सैक करवा दिया और उसको ठप्पे लगा दिए। लेकिन पराचा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं 26वें आईनी तरमीम? आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छा काम हुआ है। अगर हम हुकूमत की बात करते हैं, हम पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। लेकिन जब भी हम देखते हैं कोई भी अमेंडमेंट होती है, कोई भी बिल पास कराना है, इतना क्योस फिर क्यों मच जाता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में होती, वो भी इसी तरह की तरमीम लेकर आती। लेकिन फिर सियासत ही की जाती है कि जब भी ऑपोजिशन में हो, बेशक मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PTI है, जब ऑपोजिशन में होते हैं ऐसी किसी भी अमेंडमेंट की मुखालफत करते हैं और फिर वही बातें मंजर आम पर आती है कि फिर बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें अगवा कराया जाता है, मर्जी के फैसले कराए जाते हैं, वोटिंग में उनका हिस्सा डलवाया जाता है। ये तमाम तर जो क्योस होता है, उससे आपको नहीं लगता कि जो भी फायदे लेने की कोशिश की जाती है, उल्टा कहीं ना कहीं नुकसान होता है या फिर सवाल खड़े हो जाते हैं? PTI की हुकूमत में कोई आईनी तरमीम पास नहीं हो, बल्कि ये जो जिस बातों पे कल कह रहे थे गलत हो रहा है, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, 65 लोग खड़े हुए थे और 50 वोट निकले थे, बाकी किधर गए थे कोई पता नहीं। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जब हफीज शेख को हराकर सेनेटर बने और सेनेट चेयरमैन बन रहे थे, तो वो एक बुढ़ा आदमी था मुजफ्फर हुसैन शाह, उसके जरिए 7 वोट ही कैंसिल करवा दी। वो अभी तक मेरे पास वो वोट की एक स्लिप पड़ी है कि किस तरह से ये कैंसिल हो गया। लेकिन हर बार कैओस नहीं होता। आप देखें कि जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी, 9 महीने लगे, तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत का अमल चलता रहा और उसके बाद एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट आया जिसको 18वीं तरमीम कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार कैओस हो, लेकिन चूंकि आप ये 1.5 महीना, 2 महीने, 1 महीना PTI पार्लिमानी कमेटी में बैठी रही, हर एक इस आईनी शिक पर उनका इनपुट लिया गया और खुद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें जो हमें पसंद नहीं थी इस तरमीम में, हमने मौलाना फजलुर रहमान के जरिए निकलवा दिए। तो ये क्या जाहिर करता है कि इनका इनपुट था। बिल्कुल मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान के इस इंपॉर्टेंट रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी आपने खुद ही, मैं ये इसी तरफ आ रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान की वजह से बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स हुई हैं जो शायद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी और जमात के कहने पर ना करती। उनका जो सियासी असर रसूख पीपल्स पार्टी पर, नून लीग पर आप देखते हैं, ये अब इनके ताल्लुकात मुस्बत तरफ जाएंगे? नहीं, मुस्बत तो हो गए ना। अगर मिलके आइन में तरमीम कर रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल करके, और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ना कि काले सांप के दांत हमने तोड़ दिए और उसका जहर निकाल दिया, और बिलावल भुट्टो ने उसको इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत से तशबीह दे दी। तो बात तो वही है ना कि 3 सेकंड की सजा दी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट और कहा कि वजीर आजम घर जाएं। दूसरी तरफ पनामा का केस था, अकामा कहीं से निकल आया और वो भी तनख्वाह नहीं ली, लेकिन बनती थी चूंकि, तो इसलिए आप भी घर जाएं। फिर एक 12 अक्टूबर 1999 वाले जब पिटीशन आई सैयद जफर अली शाह साहब की, तो अदालत ने न सिर्फ वो 12 अक्टूबर का खूब बहाल बरकरार रखा, बल्कि ये भी कह दिया कि 3 साल के लिए ये आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। तो अदालतों का ये जब कैरेक्टर रहा है पाकिस्तान के अंदर कि हमेशा पार्लियामान की मुखालिफ सरगर्मी आई, पार्लियामान के मुखालिफ फैसले आए, हमेशा मुंतखब लोगों के खिलाफ फैसले आए, तो फिर मुंतखब लोगों को सोचना तो था कि किस तरह से जो पार्लियामान का अख्तियार 1973 के आइन में दिया गया था उसको बहाल किया जाए। मैं एक बार फिर कहूंगा कि जजेस केस में सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला अदलिया ने खुद किया था, ये पार्लियामेंट ने नहीं किया हुआ था।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, इससे हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात में किस तरह से बेहतरी होगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में जमहूरी इदारों को अब मजबूत करती है या ऐसे सियासी तकसीम मजीद बढ़ जाती है, जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से बॉयकॉट किया गया और इस तरमीम की कानूनी हैसियत पर सवालात खड़े किए गए हैं। तो अगले चंद माह देखना पड़ेगा कि हुकूमत के लिए कौन सी मुश्किलात हो सकती हैं, हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे एक ऐसी कदीम फन और मश्क की जिसका ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी फिटनेस से नहीं है बल्कि जहनी सुकून, रूहानी बेदारी और मजमूई सेहत से भी है। हम बात कर रहे हैं योगा की, जो हज़ारों साल पुरानी एक जामे और हमजद मश्क है। योगा का ताल्लुक बरसगीर से है और आज ये पूरी दुनिया में जहनी, जिस्मानी और रूहानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपनाया जा रहा है। आज के तेज़ रफ्तार दौर में जहां हर कोई जहनी दबाव, बेचैनी और जिस्मानी थकावट का शिकार है, योगा हमें ना सिर्फ इस दबाव से निजात दिलाता है बल्कि ये जिस्मानी सेहत, लचक, ताकत और तवाज़ुन को भी बेहतर बनाता है। योगा की मशक़ें और सांस की टेक्निक्स हमें एक ऐसा मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी फराहम करती हैं जिससे हम बेहतर जिस्मानी और ज़हनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट नईम साहब, योगी नईम साहब, जो कि हमें योगा की मुख्तलिफ इक़साम, इसके फ़वाइद और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अहमियत के बारे में आगाह करेंगे। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से योगा से ना सिर्फ जिस्मानी फिटनेस में बेहतरी आती है बल्कि ये हमारे जहनी सुकून और रूहानी नशोनुमा में भी मुआवन साबित होती है। इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट योगी नईम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। आजकल के दौर में जहाँ हम देखते हैं कि हर कोई जहनी दबाव का शिकार है, आप क्या समझते हैं योगा किस तरह से हेल्पफुल है उसमें से निकलने के लिए? देखें जी, सबसे बड़ी बात जो है ना वो ऑक्सीजन का कम हो जाना है जिस्म में। जो जहनी दबाव का शिकार लोग हैं, आपके ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हम ना होने के बराबर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने अपने आप को पैक करके बिल्डिंग्स में बंद करके, और लंबा गहरा सांस तो लेते ही नहीं हम। और इंसानी जिस्म का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है, वो खुराक नहीं है। हमने फ्यूल खुराक को समझ लिया है। हम खुराक का तो बड़ा ख्याल करते हैं लेकिन ऑक्सीजन का ख्याल नहीं करते, सांस लेने का ख्याल नहीं करते। और वाहिद दुनिया में एक इल्म है योगा जो इंसान को सांस लेने के तरीके बताता है कि आपने सांस को लेना कैसे है। हम अपने देखें मुख्तलिफ चीज़ों के जो फ्यूल होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जो इंसानी जिस्म का